हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई भी फुल एनर्जी फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंजी और आप देख रहे हैं अपना बेहतरीन लर्निंग चैनल अंजिल अकेडमी। तो बच्चा, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। सेल के बारे में डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सेल, ठीक है। सेल के बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। सेल का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो चलो समझते हैं सेल के बारे में। सेल एक्चुअल में क्या है, ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए, सेल, जब भी हम सेल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, अब इसको हम समझते हैं एक्चुअल में सेल है क्या। सेल है क्या? मान लो ये हमारे पास सेल है। जब इसी सेल को जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखा? इसके बाहर से कुछ बाउंड्रीज दिखी। क्या दिखी? बाउंड्रीज दिखी, ठीक है, इस टाइप से। ये हमारा सेल था। जब इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ बाहर से इसकी बाउंड्री दिखी, जिसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। आउटर कवरिंग होती है किसकी? सेल की। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। शेप प्रोवाइड करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और कंट्रोल करती है जो आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करती है जी? कंट्रोल करती है। समझ गए किसी मेरी बात? समझ गए किसी मेरी बात? हमने क्या कहा कि जब हमने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखा? बाउंड्री दिखी, ठीक है। सेल के बाहर से कुछ बाउंड्रीज दिखी, उसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। और इस सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? एक्चुअल में ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, और जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं बाहर सेल के और अंदर सेल के, उनको क्या करती है जी? कंट्रोल करती है। क्या सेल के बाहर की जो बाउंड्रीज है, इनके बारे में आपको समझ में आया? ठीक है। ये देखो, अब मान लो ये हमारे पास सेल है। इसको जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया, इसका जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो हमें सेल के अंदर क्या दिखा? देखो, जब हमने सेल का क्रॉस सेक्शन लिया, ये हमारे पास मान लो सेल है, और इसका जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो हमें अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस दिखाई दिए। सबसे पहले जेली लाइक सब्सटेंस दिखा हमने, जिसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नाम दिया। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती है, वो सारी की सारी कहां पर होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है जी। ये साइटोप्लाज्म क्या है एक्चुअल में? ये साइटोप्लाज्म एक्चुअल में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, और इसमें आपको जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल की, वो सारी की सारी आपको साइटोप्लाज्म में ही देखने के लिए मिलती है। जैसे हमारे पास ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर है, ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो राउंड शेप का स्ट्रक्चर है, राउंड शेप का स्ट्रक्चर जो है, इसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया।
ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है जी, मटेरियल प्रेजेंट होगा, डीएनए, ठीक है जी। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसको सेंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहलाया जाता है, ठीक है। इसको सेंट्रल सेंटर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर हम एक छोटा सा राउंड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करता है? ये क्या करता है? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, मींस प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है जी? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। कौन? ये न्यूक्लियोलस, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। समझ गए किसी बात? हमने क्या बोला कि जब हमने सेल को ऑब्जॉर्व किया, कुछ बाउंड्री दिखाई दी, उसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हमने सेल का क्रॉस लिया तो उसके अंदर हमें जेली लाइक सब्सटेंस दिखा जिसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की, वो सारी की सारी एक्चुअल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और जब हमने देखा तो साइटोप्लाज्म में हमें एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है थोड़ा बहुत हमने समझा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसको सेंट्रल सेंटर ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम की फॉर्मेशन करना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। क्या यहां तक आप मेरी बात समझे? क्या यहां तक आप मेरी बात समझे? अगर यहां तक आप मेरी बात समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। और इसके अंदर जितना भी मटेरियल है दिख रहा है आपको जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया जी। इसका नाम दिया साइटोप्लाज्म का नाम दिया। ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको हमने किस नाम दिया जी? न्यूक्लियस का नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर हमने डीएनए देखा, जेनेटिक मटेरियल, और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमने एक छोटा सा राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिखा जिसको हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया, ठीक है जी। अब इसी न्यूक्लियस से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं, ठीक है जी। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इस टाइप की आपको रफ जैसा सरफेस दिखता है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये जो स्मूथ जैसी आपको सरफेस दिख रही है, जो आपको स्मूथ जैसा सरफेस दिख रही है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ बॉडीज दिखाई देंगी, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं जी? गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वैक्यूल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं, ठीक है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रियाज आपको दिखाई देंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पर कुछ सेंट्रोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन दिखाई देंगे, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये साइटोस्केलेटन दिखाई देंगे। इसी तरीके से आपको लाइसोसोम भी दिखाई देते हैं जी, लाइसोसोम भी दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। राइबोसोम आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे जी, राइबोसोम भी दिखाई देते हैं। जितनी भी हम सबस्टांसेस की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे सबस्टांसेस एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या यहां तक आप मेरी बात समझे? तो सेल को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करें? देखो ध्यान से, हमने क्या कहा
कि सेल, द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, functional and fundamental unit of life. It is smallest living unit. ये क्या होता है? सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है और कैपेबल होता है, कैपेबल टू परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है, या ऑल वाइटल लाइफ एक्टिविटीज। समझ गए बात मेरी किसी? ठीक है। अब वो जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जैसे कि ग्रोथ हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सनेस, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किसके द्वारा होती हैं जी? सेल के द्वारा ही होती है, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर, ठीक है, चाहे वो सिंपल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल, एक सेल या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। इसीलिए हमें सेल की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहां तक सेल के बारे में समझे, अच्छे से समझे? तो इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ सेल के बारे में हमने बताया है। बेसिक डेफिनेशन यहां पर है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है, कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिस्पॉन्सनेस एंड रिप्रोडक्शन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर सिंपल कॉम्प्लेक्स composed one or more cells, therefore the study of cells is fundamental to understand the structural and functional of living system। क्या ये सेल की एक बेसिक डेफिनेशन है? ये सेल की एक बेसिक डेफिनेशन है जिसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर जितने भी ये आपको दिख रही है ऑर्गेनेलिज, इनको हम वन बाय वन इन डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लेवल डायग्राम है सेल की, ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। तो ये सारी कुछ क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऑर्गेनेलिज को रिप्रेजेंट किया है बाय लेबल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो, व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। अब सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहलाया जाता है? देखो ध्यान से, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से क्यों जानते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखो, जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है जी? सेल से बनी होती है। जैसे हमारे पास सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, और वो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सेल के द्वारा ही हो रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये सारी जो चेयर है वो एक्चुअल में सेल के द्वारा ही हो पा रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्या है? मसल सेल्स होंगे, ये मसल टिश्यूज होंगे, और उससे क्या बनता है? हमारे पास ऑर्गन बनता है। तो यहां तक समझे आप मेरी बात? तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, देखिए यहां पर हमने बताया है कि सेल बिल्ड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमने बताया, ठीक है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। एग्जांपल हमारे मसल सेल है, ये हमारे पास मसल, उसके बाद मसल टिश्यू हो गया, उसके बाद हमारे पास ऑर्गन बनता है। ठीक है जी, आगे बढ़े कि वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। अब इसको फंक्शनल यूनिट के नाम से क्यों जाना जाता है, फंक्शनल यूनिट के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, हमने बताया, ठीक है। और सेल के द्वारा ही जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? सेल के द्वारा ही होते हैं। जैसे काम रिस्पायरेशन का काम हो गया, वो किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। इसी तरीके से ग्रोथ का काम है, वो किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। डाइजेशन किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन ये किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन भी किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। मतलब आप ये समझो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किसके द्वारा चलती है? सेल के द्वारा ही चलती है। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखिए, यहां पर हमने बताया है कि वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। अ सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स बिकॉज जितने भी वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जितना भी लाइफ का प्रोसेस होता है, वो सेल के अंदर होता है, जिसको विदाउट सेल नो फंक्शन इन द बॉडी कैन अकर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमने बताया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बेसिक लाइफ की एक्टिविटीज होती है, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग हो गया। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेस डू नॉट हैपन एट द ऑर्गन लेवल। ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो डायरेक्टली ऑर्गन लेवल पर नहीं होते हैं। ठीक है, दे एक्चुअली अकर इनसाइड द इंडिविजुअल सेल। वो कहां पर होते हैं? वो सेल के इंडिविजुअल के सेल के अंदर होते हैं, उसके बाद वो ऑर्गन लेवल पर आते हैं। डायरेक्टली ऑर्गन लेवल पर ये सारी एक्टिविटीज नहीं होती है जी। ठीक है जी, समझ गए इतनी सी मेरी बात? आगे बढ़े। देखो, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर बताया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि यूनी का क्या मतलब है? सिंगल। ठीक है, और सेलुलर का क्या मतलब होगा? सेल। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब आप ये समझो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो एक ही सेल मेंटेन रखता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो एक ही सेल, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उनकी बॉडी में, वो एक ही सेल के द्वारा होती है। एक ही सेल है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन भी कौन कंट्रोल करता है? एक ही सेल कंट्रोल करेगा। ग्रोथ भी एक सेल के द्वारा ही कंट्रोल होती है। मतलब ऑल लाइफ के जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हैं इसकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो सिंगल सेल के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एमोबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो ये क्या करते हैं? सिंगल सेल के द्वारा ही जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं वो सिंगल सेल कंट्रोल करता है। ठीक है जी, समझ गए इतना सा मेरी बात? इतनी सी मेरी बात? तो आगे बढ़े। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, हमने बताया। ठीक है, दिस वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस, जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन। एग्जांपल एमोबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन में सिंस देयर इज ओनली वन सेल्स इट हैज टू डू एवरी नीडेड एज फॉर सर्वाइवल। के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उस एक ही सेल के द्वारा होती है।
देयर इज नो टिश्यू, यहाँ पर नहीं टिश्यू आपको देखने के लिए मिलता है, ऑर्गन नहीं देखने के लिए मिलता है। सो ऑल एक्टिविटीज हैपन इनसाइड दैट सिंगल सेल। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है वो एक सिंगल सेल के द्वारा हो रही होती है, एक सिंगल सेल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वन सेल कैरीज आउट ऑफ ऑल, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज का प्रोसेस होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं, एक सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या यहां तक आप समझे मेरी बात? क्या यहां तक आप मेरी बात समझे? ठीक है, तो आगे का देखते हैं, आगे का देखते हैं। अब बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, और सेल्स का मतलब क्या होगा? सेलुलर का क्या मतलब होगा? सेल। यहां से क्या निकलता है? मैनी सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म। समझ गए बात? जैसे क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन है, वो सिंगल सेल से नहीं बना हुआ है। इस ह्यूमन में बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। जैसे रिस्पायरेशन के लिए अलग सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन वाले अलग सेल प्रेजेंट होंगे। मतलब आप ये समझो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे उनका क्या होगा? प्रॉपर रूल होगा, ठीक है जी। इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। यहां से समझिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे? बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे, और बहुत सारे सेल प्रेजेंट होने के साथ साथ में उनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है, ठीक है। अलग अलग सेल्स का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। समझते हैं इसको? देखिए यहां पर क्या बताया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे डिफरेंट फंक्शन के लिए। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब डिफरेंट सेल प्रेजेंट होंगे डिफरेंट फंक्शन के लिए, ठीक है, डिफरेंट के लाइफ के फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल प्रेजेंट होंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको क्या दिखते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स दिखते हैं। एग्जांपल जैसे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, ईच सेल इज डिजाइन्ड किसके लिए? परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाते हैं? टिश्यू। और डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एंड ऑर्गन वर्क टुगेदर और क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। और दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द बॉडी परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ठीक है जी, ठीक है जी। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या हो रहा है? एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स में हम क्या देख रहे हैं कि मसल सेल्स हेल्प मूवमेंट के लिए करते हैं। इसी तरीके से नर्व सेल जो होते हैं वो ट्रांसमिट मैसेज को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। सिग्नल्स को क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा जी। ब्लड सेल जो होते हैं आरबीसीज कैरी करते हैं ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के वहां तक क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं जी, ठीक है। अब हमने यहां पर कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो यहां तक हमने बताया कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट रूल्स। हर एक सेल का अलग अलग सेल का क्या होता है? अपना एक रूल होता है, अपना एक फंक्शन होता है जी। समझिए आप मेरी बात, ठीक है। इस टाइप के ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। ये हमारे पास मसल सेल्स हो गए, ये हमारे पास नर्व सेल्स हो गए, ये हमारे पास आरबीसीज होंगे। तो ये आप देखो इस टाइप के जो हमारे पास हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। देखिए जिस तरीके से नर्व सेल, इसमें बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनाते हैं? प्रॉपर्ली एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए प्रिपेयर है। जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज बहुत सारे सेल्स हैं, और आरबीसीज बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल सेल्स का क्या काम होता है? मूवमेंट करवाना, और मूवमेंट करवाने के लिए बहुत सारे सेल्स मिलकर एक प्रॉपर क्या कर रहे हैं? फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये है मल्टी सेलुलर का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अब हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, कैसे हुई थी, समझते हैं। देखो जी, हम सब जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1665 में करी थी। हम ये सब जानते हैं। ये हमारे रॉबर्ट हुक सर हैं,
अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअल में एक थिन स्लाइस किसकी ली थी, कॉर्क की ली थी, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था और उन्हें ऑब्जर्व किया एक छोटे छोटे कंपोनेंट रूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हनी कॉम्ब जिस तरीके से होता है ना, उस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिए इनको, किसके अंदर, उस कॉर्क के अंदर, ठीक है, और उनको क्या नाम दिया उन्होंने, सेल। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए अब सेल जो है, द सेल टर्म was first introduced by रॉबर्ट हुक, हुक के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी इन ईयर 1665 when he observed a thin slice of cork अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, एंड ही नोटिस क्या नोटिस किया उन्होंने, स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक कंपोनेंट्स, उन्होंने क्या किए, ऑब्जर्व किए थे। समझ गए किसी की बात, ठीक है। बाद में चलकर क्या हुआ, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आती गई, जैसे जैसे क्या हुआ, माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट हुई, तो आगे चलकर साइंटिस्ट ने फिर स्टडी करा और साइंटिस्ट ने सेल फिर से स्टडी करने के बाद ये जो कंपोनेंट्स, जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्चुअल में एम्प्टी, खाली नहीं, इनके अंदर क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था। ठीक है जी, ठीक है जी। देखो क्या कह रहे हैं आगे चलकर क्या कह रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, द टर्म सेल्स was first introduced by Robert Hooke, हमने बताया, ठीक है, 1665. He observed thin slice of cork using scopes and noticed small boxes like components. These components remain in terms of the small boxes, so names them cells. ठीक है, from the Latin word में इसको क्या बोलते हैं, सेलुला कहते हैं। मीनिंग क्या होता है सेलुला, छोटे छोटे रूम। ठीक है, ये हमारे रॉबर्ट हुक है, इन्होंने इस पर स्टडी पहले क्या किया था, इनको ऑब्जर्व किया था और इनको कुछ इस टाइप के बॉक्सेस दिखाई दिए थे। ठीक है जी, कब की थी, 1665 में। ठीक है, ठीक है जी। जैसे ही माइक्रोस्कोपी में क्या हुई, एडवांसमेंट हुई, जैसे ही माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट हुई, तो इन्होंने क्या किया, जो सेल है एक्चुअल में, ये जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखे, तो एक्चुअल में वो क्या है, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, एक्चुअल में इनके अंदर क्या है, लिविंग सबस्टेंस है। ठीक है, लिविंग क्या है, सबस्टेंस है। ठीक है, यहां तक आप मेरी बात समझे। इन्होंने क्या बताया, फर्दर अंडरस्टैंडिंग लेटर्स विद द इंप्रूवमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी में जैसे इंप्रूवमेंट हुई, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया दैट सेल्स आर नॉट एम्प्टी स्पेस, दे आर लिविंग कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ईच सेल्स कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनेलिज, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे हमें सेल के अंदर दिखाई दिए। दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेशंस टू मेंटेन लाइफ, जितने परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनको परफॉर्म करती है, कीप द सेल्स एक्टिव एंड फंडामेंटल। ठीक है, यहां तक आप मेरी बात समझे। तो ये हमारे पास था कि डिस्कवरी ऑफ सेल की कब हुई थी। ठीक है, फर्दर जब क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपी में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आया, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुई, तो इन्होंने फर्दर क्या किया, इसको रिसर्च किया उसके बारे में, और जो सेल के बारे में अच्छे से जब ऑब्जर्व किया, तो सेल के अंदर उनको क्या दिखे, लिविंग स्ट्रक्चर दिखे, लिविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखे, जिनको उन्होंने क्या किया, क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था। और उन्होंने ये देखा कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं, जिनको जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह, ये सारा कुछ हमें किसके अंदर दिखा था, एक सेल के अंदर दिखा था। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक आप समझे मेरी बात। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।